हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन के अपने ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज का वीडियो नंबर 3। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एरे इज विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, आपको बताना है कि एरे इनमें से, इन 4 टाइप में से किस प्रकार का डेटा टाइप है। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, बेसिकली जो सी में डेटा टाइप्स हैं उसे हम 3 तरह से बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकेंड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एरे की अगर हम बात करें तो एरे एग्जिस्ट इन द ग्रुप ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव में केवल 5 डेटा टाइप हमारे पास आएंगे। कौन कौन से? इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड। देन डिराइव्ड में आएंगे वो सारे डेटा टाइप जो कि बेसिक डेटा टाइप की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे कि एरे, फंक्शंस, पॉइंटर। ये किस कैटेगरी में आ गए? डिराइव्ड डेटा टाइप में। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आते हैं वो डेटा टाइप जिनकी जो नेचर है या जिनकी जो प्रकृति है, जिनकी मेमोरी है, वो यूजर डिफाइन करके सेट करता है, पहले से डिफाइंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। सो एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। कैरेक्टर ch इक्वल टू 1 लिया हुआ है एंड प्रिंटफ किया है %d, दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सोचिए जरा, इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आपके ऑप्शंस हैं 49, 48, 1 और 8। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप किसी कैरेक्टर पर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि कैरेक्टर एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप का ही पार्ट होता है। जब भी हम किसी कैरेक्टर को असाइन करेंगे, इंटरनली वो उसकी आस्की पर काम करेगा। तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर असाइन किया है 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 कोई डिजिट नहीं है क्योंकि सिंगल कोटेड दी गई है। और जब हम किसी भी डिजिट हो, सिंबल हो, अल्फाबेट हो, किसी भी कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं तो उसे एक वो सिंबल की तरह ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ए तो उसने लिया, 1 तो लिया है इसने, बट इसकी जो आस्की वैल्यू है, जब उसकी अगर हम आस्की प्रिंट करेंगे, इंटीजर वैल्यू अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसकी, तो आस्की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो यहाँ पर 1 की जो आस्की वैल्यू होगी वो होगी 49। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो न्यूमेरिक्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी आस्की 0 की शुरू होती 48 से। तो 48 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? 9, मतलब 1 की होगी 49, 2 की होगी 50 और इसी तरह से आगे वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने इसे किया यहाँ पर पेस्ट और ये देखिए मैंने इसे रन किया। देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे स्क्रीन पर, कंसोल पर 49। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इसका आउटपुट क्या मिल सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैंने लिखा मेन में printf %d, देन अगेन printf, और हमने प्रिंट किया है हेलो। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिख रहे हैं? कंपाइल टाइम एरर, या फिर 5, या फिर हेलो, या फिर हेलो 5। सोचिए इसका आउटपुट। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। देखिए, जब भी आप printf के अंदर किसी भी printf को यूज करते हैं तो पहले हमें यह देखना होगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ऐसा प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें समझना होगा printf का रिटर्न टाइप या इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है। सो दोस्तों, जब भी आप किसी printf को यूज करते हैं तो एक चीज ध्यान रखें, printf प्रिंट तो जरूर करेगा जो भी आपने लिखा है, लेकिन printf एक वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू होती है इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है और वो वैल्यू कंटेन होती है हाउ मैनी कैरेक्टर्स इट हैज प्रिंटेड। जितनी भी
जिसने कैरेक्टर प्रिंट किए होते हैं, जितने भी प्रिंटफ द्वारा कैरेक्टर प्रिंट होते हैं उनकी संख्या भी रिटर्न करता है। तो देखिए इस प्रोग्राम में जरा, अब क्योंकि संख्या रिटर्न होगी दैट मीन्स इट विल बी इंटीजर, और इंटीजर होगी तो मैंने लिखा %d। तो जो भी ये प्रिंटफ रिटर्न करेगा उस वैल्यू को ये वाला प्रिंटफ प्रिंट करेगा। क्लियर? जो वैल्यू ये प्रिंटफ रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू, वही वैल्यू ये दूसरा प्रिंटफ प्रिंट करेगा। तो जब इसे रन करेंगे तो सबसे पहले ये प्रिंटफ चलेगा। कौन सा? इनर प्रिंटफ। तो मैसेज प्रिंट होगा हेलो, और प्रिंट होने के बाद ये वाला प्रिंटफ अपने पेरेंट फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो होगी 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो दूसरा प्रिंटफ है उस 5 को प्रिंट कर देगा। तो फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी हेलो 5। तो चलिए इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे किया यहाँ से कॉपी और अपने एडिटर पर इसे हम कर रहे हैं पेस्ट। देखिए दोस्तों वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? हेलो 5। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंट इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर ही मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एंड देन मेन फंक्शन में अगेन वी हैव डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल विद द नेम ऑफ a, एंड आई एम गोइंग टू असाइन द वैल्यू ऑफ a टू दिस a। अब आपको यहाँ ये देखना है कि मैं जब a को प्रिंट करूंगा तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है वो भी एक बार देख लीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, गार्बेज वैल्यू, या फिर 20, या फिर कंपाइल टाइम एरर, या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी ध्यान से सोचिए जरा इसका आंसर। देखिए अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर आ सकती है तो आपको बता दो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर 2 वेरिएबल को लेकर भी कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग स्कोप पर बने हुए हैं, एक ग्लोबल स्कोप में है और एक लोकल स्कोप में है। अब आपको ये पता लगाना है कि ए की वैल्यू फाइनली कौन सी होगी। देखिए भाई यहाँ पर कौन सा ही प्रिंट होगा पहले ये हमें समझना जरूरी है, और मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी हम किसी लोकल स्कोप में किसी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो देगा खुद के वेरिएबल को, दैट मीन्स उस वेरिएबल को जो कि उस लोकल स्कोप में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ जो जिस ए को मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो आउटर ए नहीं है बल्कि लोकल वेरिएबल वाला ए प्रिंट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखना है कि अगर लोकल वेरिएबल का ए प्रिंट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक को असाइन भी किया हुआ है। अब जो रूल यहाँ लागू हो रहा है वही रूल इस लाइन पर भी इम्प्लीमेंट होगा। दैट मीन्स जब मैं इस ए में ए को असाइन करूंगा तो अगेन ये वेरिएबल को कहाँ पर सर्च करेगा? अपने लोकल स्कोप में, और लोकल स्कोप में जब ढूंढेगा तो मैंने अभी अभी एक ए बनाया था जिसकी वैल्यू क्या थी? बाय डिफॉल्ट गार्बेज थी। उसी वैल्यू को, उसी गार्बेज वैल्यू को यहाँ पर ये उठाएगा और उसी ए में रख देगा। दैट मीन्स दोनों ही सिचुएशन पे ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कब तक एक्सेस नहीं होगा ग्लोबल वेरिएबल? जब तक यहाँ पर उसी नाम से वैल्यू हमें मिलती रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता है इंटीजर b इक्वल टू a, तब हमारा कंपाइलर इस b में किसकी वैल्यू असाइन करता है? a को, और तब हमें पता चलता कि हाँ a तो है ही नहीं, और जब a यहाँ नहीं मिलता तब उसे वो सर्च करता बाहर और बाहर से एक वैल्यू को असाइन कर देता। लेकिन करंट सिनारियो क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैंने इंटीजर ए बनाया है और मैंने ए को असाइन किया क्योंकि इंटीजर ए पहले से बन चुका है, देन वही वैल्यू अगेन उस पर असाइन हो जाएगी जो उसकी खुद की वैल्यू है, और वो क्या होगी? गार्बेज। तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर गार्बेज। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे रन किया, वैल्यू क्या मिल रही? 44। तो इसका मतलब है ये कौन सी वैल्यू है? गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि 44 तो हमने कहीं दिया ही नहीं है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। बड़ा तो नहीं है बट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और इसे आप ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए ए बी सी और डी की वैल्यू क्या आने वाली है।
ये कॉन्सेप्ट भी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सोचिए और फिर इसका जवाब मैं दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा, पहले तो हम देख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या असाइन की हुई है। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है। क्लियर इतना? अब देखिए डी इक्वल टू हमने लिखा है। अब यहां पर एक चीज क्लियर रखिएगा, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन होती किसी वेरिएबल में तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? फाइनली लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे डी में वही वैल्यू आएगी जो फाइनली किसकी वैल्यू होगी? सी की वैल्यू होगी। तो सी और डी की तो एक ही वैल्यू आने वाली है क्योंकि लास्ट वैल्यू सी की है। अब हम देखते हैं बाकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी? 3। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रिप्लेस कर देगा जो 1 थी, और ए में किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की, दैट वुड बी 3। तो ए की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है? अब आगे बढ़े और दूसरे पे हमने लिखा बी प्लस इक्वल टू ए। बी प्लस इक्वल टू, दैट में बी की जो करंट वैल्यू है उसी वैल्यू पर ऐड कर देगा किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3। तो बी की करंट वैल्यू है 2, 2 प्लस इक्वल टू 3 हुआ, तो 2 प्लस 3 क्या हुआ? 5। तो बी की वैल्यू हो गई 5। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5। अब आते हैं सी की वैल्यू में। सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5, एंड सी की देखिए करंट वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि हमने अभी तक सी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करी है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई 3, तो 3 प्लस 5 प्लस 3, तो 3 प्लस 5 प्लस 3, दैट मीन्स 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। अब ये जो लास्ट वैल्यू 11 है वही लास्ट वैल्यू किस पर असाइन हो जाएगी? डी पर असाइन हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले डी की वैल्यू आएगी 11, देन बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी 3, देन बी की वैल्यू आएगी 5 एंड सी की 11। तो 11 3 5 11। देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई 11 3 5 एंड 11। सो इस प्रोग्राम को भी एक बार हम रन करके देख लेते हैं। वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 11 3 5 11। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फिर एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर सोचिए क्या आ सकता है। प्रिंट करना है ए एंड सी की वैल्यू। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इंटीजर ए बनाया हुआ है, ए में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, बी इक्वल टू 5 है और सी की वैल्यू भी असाइन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास केवल एक वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी? बी की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5 इंटू बी प्लस प्लस। देखिए भाई बी प्लस प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है। अब आपको हमने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, तो उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज तो होगी, बट उस एक्सप्रेशन के लिए उसकी करंट वैल्यू या पुरानी वैल्यू ही मिलेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर करंट वैल्यू बी की क्या थी? 5। तो ए इक्वल टू बना 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। ए की वैल्यू क्या हो गई? 25, बट बी की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 6। ये एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए तो 5 मिलेगा, बट बी की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी? 6। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पर, c इज इक्वल टू, नीचे वाले स्टेटमेंट पर c इज इक्वल टू 5 इंटू, अब यहां देखिएगा प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। जब भी प्रीफिक्स फॉर्मेट मिलेगा, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट मिलेगा, उसकी वर्किंग क्या होगी? पहले वो वेरिएबल की वैल्यू पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा, फिर जो अपडेटेड वैल्यू है वो वैल्यू मिलेगी एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर b की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई थी? 6। हालांकि यहाँ पर मुझे 5 मिला था एक्सप्रेशन में, बट b की जो एक्चुअल वैल्यू है, खुद की वैल्यू, वो क्या हो गई होगी? 6। तो अब यहाँ पर 6 में पहले 1 जोड़ देगा, दैट मीन्स वो हो जाएगी 7, और 5 इंटू होगा 7, दैट वुड बी 35। तो a की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू 35। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, 25 एंड 35।
तो चलिए इसे भी रन करके देख लेते हैं। देखिए फाइनल आंसर विल बी 25 एंड 35। क्लियर? ओके, सो अगेन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप इसका भी आंसर सोचिए जरा कि क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया है 21 एंड एक फ्लोट वेरिएबल लिया है 4, b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने किसी फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में पॉइंट नहीं भी दिया है तो भी फ्लोट ऑटोमेटिकली 0.000000 ऐड कर लेगा। तो दैट मीन्स 0.0 इनमें ऐड हो गया है। और मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है c, जिस पर कुछ भी असाइन नहीं है। c इक्वल टू लिया है a मॉड b। सभी बच्चों को ये पता होगा कि मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करना। जब भी a डिवीजन b निकालते हैं और अगर हम चाहते हैं कि इंटीजर टाइम ही मुझे कोई भी डिवीजन को करना है और मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर अलग अलग चाहिए, तब रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लगाते हैं कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। बट इस ऑपरेटर की खास बात होती है कि ये ऑपरेटर केवल और केवल इंटीजर्स के बीच ही अप्लाई किया जा सकता है। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, a और b इंटीजर्स नहीं हैं, ये क्या है, फ्लोट। तो इस सिचुएशन पे हमें मिलने वाली है कंपाइल टाइम एरर। तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एरर आएगी। क्यों आ रही है एरर, इसका रूल आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में याद रखेंगे इसे, कि जब भी हम कभी भी मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है वो इंटीजर्स के बीच ही यूज होना चाहिए। इसे भी हम रन करके देख रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे %d एंड c को प्रिंट किया। चलिए इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है। कारण क्या है, सिर्फ कि हमने यूज किया हुआ है मॉड्यूलस ऑपरेटर फ्लोट वेरिएबल्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया हुआ है %d सब में %d और साइज ऑफ 2.5, साइज ऑफ 2 एंड साइज ऑफ a। लास्ट क्लास में इस ऑपरेटर की भी हमने चर्चा की थी। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल या डेटा का साइज पता करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट में कितने बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी डेटा, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ निकाला 2.5 का, साइज ऑफ निकाला है 2 का एंड साइज ऑफ निकाला है a का। तो सोचिए जरा क्या आउटपुट आ सकता है। सो दोस्तों यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि C एक पोर्टेबल लैंग्वेज है बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। जब भी आप किसी वेरिएबल के साइज की बात करते हैं, डेटा टाइप के बिहेवियर की बात करते हैं C में, तो ये जो डेटा टाइप की साइज या रेंज होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वैरी करती है। और एक चीज और बता दें आपको कि यहाँ पर जब कांस्टेंट लिख देते हैं तो जब भी रियल वैल्यू लिखी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखी जाती है, तो उसका एक्चुअल जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट डबल लेता है। सी में क्या लिया जाता है, डबल। तो जो डबल का रेंज होगा, डबल की जो साइज होगी वो आएगी यहाँ पर। 2 लिखा है दैट मीन्स इंटीजर, जो इंटीजर की साइज होगी वो होगी यहाँ पर। और a लिखा है कैरेक्टर, दैट मीन्स कैरेक्टर की साइज होगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, उसको ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर मैंने साइज ऑफ KL लिखा होता, CHAR डेटा टाइप का नाम लिखा होता या वेरिएबल का नाम लिखा होता, तो कैरेक्टर की साइज आती, दैट मीन्स 1 बाइट। बट जब यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया जाता है तो वो उसकी आस्की के हिसाब से काम करता है, दैट मीन्स उसे इंटीजर की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर भी इंटीजर की साइज रिटर्न करेगा, ना कि कैरेक्टर की। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर किसकी साइज रिटर्न होगी, इंटीजर की, क्योंकि उसके आस्की के हिसाब से काम करेगा। यहाँ भी इंटीजर की और यहाँ पर डबल की। और एक चीज बता दूं आपको कि ये जो साइज है वो कंपाइलर या प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती है। तो हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं विंडोज पे चला रहा हूँ, कोड ब्लॉक पे चला रहा हूँ, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर अगर साइज आ रही है डबल की तो 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। लेकिन यही प्रोग्राम जब आप टर्बो पर चलाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड 2 आ जाएंगे। तो देखिए इसको हम रन करके दिखा रहे हैं आपको कोड ब्लॉक में। तो अभी तो पता है आपको कि यहाँ पर 844 आएगा, बट ये आंसर आप टिक नहीं करेंगे कभी ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, क्योंकि अलग अलग कंपाइलर पर ये आंसर बदल सकता है। देखिए 8 4 एंड 4 अभी तो ठीक आया। 8 क्यों आया? क्योंकि दिस इज द साइज ऑफ डबल, जो कि यहाँ पर 8 बाइट ले रहा है। दिस इज द साइज ऑफ इंटीजर, जो कि यहाँ पर 4 बाइट है। एंड साइज ऑफ, यहाँ भी इंटीजर की साइज दिखाएगा, ना कि कैरेक्टर की, जो कि 4 बाइट है। ठीक है, बट अगर यही प्रोग्राम टर्बो पर होता तो इंटीजर की साइज 4 की जगह पर 2 प्रिंट की जाती। तो फाइनल आंसर वुड बी डिपेंड्स ऑन कंपाइलर और प्लेटफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बाय डिफॉल्ट द रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। अभी हमने बात की कि जो रियल नंबर है बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट किए जाते हैं? डबल। तो इसका आंसर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए फिर से एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, i इक्वल टू 1 देन i इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू आई प्लस प्लस। बड़ी इजिली आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सोचिएगा इसका आंसर क्या हो रहा है। ओके, सो हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर एक i की फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आई 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, और 4 करने के बाद i की तुरंत वैल्यू बढ़कर क्या हो गई होगी, यहीं पर 2 हो गई होगी, क्योंकि i प्लस प्लस लगा हुआ है। बट जब इक्वल टू की जो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इक्वलिटी की प्रायोरिटी सबसे आखिरी में होती है। पूरे एक्सप्रेशन को चलने के बाद सबसे आखिरी में क्या चलेगा? इक्वल टू चलेगा। तो इक्वल टू जब चलेगा यहाँ पर तो i की वैल्यू जो 2 बढ़कर 2 हो गई थी उसे वापस रिप्लेस कर देगा किससे? एक्सप्रेशन की वैल्यू से। और एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पर 4 आई थी। तो फाइनल वैल्यू जो i की है वो क्या हो जाएगी? 4, ना कि 2। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? i तो प्लस प्लस हो रहा था, बट क्योंकि इक्वल टू की प्रायोरिटी सबसे आखिरी में आती है तो जो भी वैल्यू हुई होगी यहाँ पर असाइन हुई होगी i में, वो भी लास्ट में ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू जब चलेगा तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए मैंने इसे किया कॉपी और यहाँ पर हमने किया पेस्ट। ये देखिए इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में अगर हमने इसे i को असाइन नहीं किया होता, मैंने सिर्फ लिखा होता 2 प्लस 2 इंटू आई प्लस प्लस, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू तो निकलती 4, बट वो कहीं असाइन नहीं होती और i की फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिलती? जो i की वैल्यू है, दैट मीन्स i प्लस प्लस वो क्या हो जाती? 2। तो क्योंकि मैंने i को प्रिंट किया है तो इस बार इसकी वैल्यू, ये इसका आंसर क्या मिलने वाला है? इस बार इसका आंसर 2 मिलने वाला है। ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर क्या मिला? 2। ओके, अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर से देखिएगा यहाँ पर इंटीजर i इक्वल टू 5 लिया हुआ है और i इक्वल टू नॉट i ग्रेटर देन 10 इस तरह से लिखा हुआ है। आपको फिर बता दूं, जब भी किसी वेरिएबल में कोई असाइनमेंट के द्वारा कोई वैल्यू आती है, उसकी सभी वैल्यू रिप्लेस होकर फाइनल वही वैल्यू उस पर असाइन होगी जो कि एक्सप्रेशन के रिजल्ट से निकल के आ रही है। तो देखिए एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या कह रहा है? नॉट i ग्रेटर देन 10, और आपको इसका आंसर निकालना है और उस जो भी i में वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी नॉट लगा हुआ है और नॉट के बाद किसी भी तरह का कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसकी जो प्रायोरिटी है इस ग्रेटर देन से ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स पहले नॉट i चलेगा और जो नॉट i की वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी किससे? 10 से। नॉट जब भी किसी वेरिएबल के साथ लगेगा तो उसका इतना सिंपल सा नियम है कि अगर वो वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दिया जाएगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू एज्यूम कर लिया जाएगा। और अगर हम नंबरिंग की बात करें तो जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उसको जीरो मानकर काम करेगा और जो भी जीरो हैं उनको 1 मान के काम करेगा। तो देखिए 5 नॉन जीरो है तो नॉट 5 मतलब ये बन जाएगा यहाँ पर 0। तो जब भी नॉन जीरो वैल्यू होंगी उनके साथ नॉट लगा देंगे तो वो क्या एज्यूम कर लिए जाएंगे? 0। तो 0 ग्रेटर देन 10। तो अब आप बताइए क्या 0 ग्रेटर देन 10 है? कंडीशन क्या ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो सी के केस में जब भी ट्रू एंड फॉल्स की बात होती है तो ट्रू को हमेशा 1 माना जाता है
या 1 से डिनोट किया जाता है और फॉल्स को हमेशा 0 से। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए आई पे क्या साइन होने वाला है 0, तो फाइनल वैल्यू आई की क्या आने वाली है 0 आने वाली है। सो लेट्स चेक इट बाय एग्जीक्यूटिंग। तो ये देखिए हमने इसे किया रन, ऐसे किया फिर से रन, तो फाइनल वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। क्वेश्चन इज int main integer i इक्वल टू 1 सॉरी i इक्वल टू 0, देन हमने एक टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया हुआ है। और ध्यान से देखिएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या लिखा है i इक्वल टू 0, देन प्रिंट एफ ट्रू अदरवाइज प्रिंट एफ फॉल्स और रिटर्न किया है 0। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना है इस कोड को ध्यान से और बताना है कि इसका सही आउटपुट क्या आने वाला है स्क्रीन पर। तो सोचिए 1 मिनट और फिर मैं आपको इसका आंसर तो बता ही रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा टर्नरी ऑपरेटर जब भी काम करता है तो आपको पता है सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन फर्स्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्लॉक, अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर ये भी आ सकता है कि शायद वो सोच रहे हो कि यहाँ पर आंसर ट्रू आ सकता है, बट इसका सही आंसर क्या आने वाला फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमने कंडीशन तो चेक ही नहीं किया है। अगर यहाँ पर लिखा होता है a इक्वल्स टू 0 तब कंडीशन हो जाती ट्रू क्योंकि a की वैल्यू 0 है। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ भी वापस से असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी होती बट उसकी वैल्यू वापस यहाँ असाइन क्या हो रही है 0। और अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 0 आती है तो उसे हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या मानता है फॉल्स। तो 0 को फॉल्स मान लेता है और फॉल्स के कारण ही यहाँ पर कौन सा ब्लॉक चलने वाला है फॉल्स वाला ब्लॉक। तो फॉल्स ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है प्रिंटफ फॉल्स, तो आउटपुट भी क्या मिलने वाला है हमें फॉल्स मिलने वाला है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। हमने इसे किया रन और ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंसोल पर क्या आ गया फॉल्स आ गया है। अब यहीं पर देखिएगा इसको फिर से थोड़ा सा करेक्शन करके मैं आपको दिखा दूं। अगर मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया तो नाउ इट्स अ कंपैरेटिव ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर बन गया और अब यहाँ पर वैल्यू कंपेयर होगी और यहाँ पर कंडीशन क्या बनी इफ a इक्वल टू 0 है तो क्या दिखाना ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो कंडीशन क्योंकि अब ट्रू हो रही है तो इस बार जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है ट्रू। क्लियर? तो यहां पर क्लियर हो गया होगा आपको कि यह जब आप इक्वल टू लगा देते हैं तो वैल्यू असाइन हो जाती है, कंपेयर नहीं होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कोड को ध्यान से देखिए, इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 1 लिया हुआ है और यहां पर एक कंडीशन लगी हुई है। अब धीरे धीरे हम कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ। तो अब यहां पर आपको देखना है अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या आउटपुट आने वाला है सी क्वेश्चन बैंक, अदरवाइज कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रेक लिखा हुआ है। तो इस कोड को ध्यान से समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप पहले कंडीशन को चेक करेंगे, पहले चीज तो ये देखिएगा यहाँ पर वैसे तो एक सिंटैक्टिकल एरर है क्या कि ब्रेक यूज हुआ है, किसमें एल्स में यूज हुआ है। तो एल्स में यूज हुआ है ब्रेक, जबकि हमें पता है ब्रेक केवल 2 ही स्थानों पर उपयोग हो सकता है, 2 ही जगहों पर यूज हो सकता है। वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लूप के अंदर जब आप किसी भी लूप को बीच में ब्रेक या टर्मिनेट करना चाहते हैं तब हम ब्रेक का यूज करेंगे, अदरवाइज हम स्विच के अंदर ब्रेक का यूज करते हैं। इन 2 सिचुएशन के अलावा कहीं भी ब्रेक का यूज नहीं होता। तो पहले तो हम इसको यहीं से देख लेते हैं रन करके कि क्या हमारा सिंटैक्टिकली प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसी लाइन पर एरर आ गई है, तो आपको ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले सिंटैक्स को हमने देखा, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट, एंड ब्रेक कैन ओनली बी यूज्ड ईदर इनसाइड द स्विच केस स्टेटमेंट और इनसाइड द लूप स्टेटमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इस क्वेश्चन में हैश डिफाइन का उपयोग किया हुआ है। हैश डिफाइन के द्वारा हम अपने खुद के मैक्रो बना सकते हैं। ठीक है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी स्टेटमेंट को एज अ मैक्रो अगर डिफाइन कर देते हैं तो मुझे केवल वो स्टेटमेंट उपयोग करना होगा और जो भी मैंने उसमें लिखा हुआ वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इसी के द्वारा हम कांस्टेंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट भी बना रहे हैं, किसका, प्रिंट नाम का। तो कांस्टेंट मैक्रो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट एक स्टेटमेंट बनाया है, एक मैक्रो बनाया है, जिसमें हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया है, दो स्टेटमेंट लिखे हुए, printf हेलो एंड printf हाय। मतलब जब भी इसको मैं कॉल करूंगा या इसे मैं यूज करूंगा प्रोग्राम के अंदर, जब भी इस स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम के अंदर उपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये दो स्टेटमेंट मिलने वाले हैं। अब आते हैं प्रोग्राम के अंदर, इंट x इक्वल टू 1, क्लियर है, x की वैल्यू क्या दी है 1, और यहां पर हमने लिखा इफ x माइनस माइनस देन प्रिंट अदरवाइज प्रिंट द जिस्ट। तो सोचिए जरा कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दूं फिर से मैं एक बार कि जब भी आप इफ या एल्स में या किसी कंडीशन पे कोई कंडीशन की जगह पर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल का उपयोग करते हैं, तो जब आप किसी वैल्यू या वेरिएबल को उपयोग करते हैं तब वहां पे हमारा कंपाइलर उसकी वैल्यू को 0 या 1 के रूप में चेक करता है। अगर वैल्यू 1 होती है तो कंडीशन ट्रू मानी जाती है, और अगर यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है तो कंडीशन फॉल्स मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू क्या है, 1 है। अब माइनस माइनस करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, जब ये पोस्ट फिक्स फॉर्मेट उपयोग करते हैं हम कहीं भी, तो एक्सप्रेशन को उसकी करंट वैल्यू मिलती है और बाद में उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, किसकी, वेरिएबल की। तो अभी हमारे इफ में x की करंट वैल्यू क्या मिलेगी, 1, जो कि क्या मानी जाएगी, ट्रू, और वैल्यू देने के बाद x की वैल्यू तुरंत अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 0। बट 0 होने से पहले हमारे f को वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, कंडीशन है, ट्रू मानी जाएगी और इस प्रिंट स्टेटमेंट को चलाया जाएगा। और अगर प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो क्या मैसेज आएगा, हेलो एंड देन हाय, ये दो मैसेज आएंगे। तो चलिए इसे भी हम रन करके देखते हैं। और इसे हमने किया रन, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो एंड हाय। ओके, सो दोस्तों आज के लिए ये रहे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहें। तो बहुत जल्द हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, एंड्रॉयड ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका भी हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। वहां पर आपको ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको पीडीएफ में मिल सकता है, और वहीं पर आपको ये सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में भी अवेलेबल होंगे, जहां पर आप जाकर इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।